हेलो बच्चों, की हालचाल। मैं रवि प्रभात और ये है आपका चैनल फिजिक्स जज्बा। आज कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक से है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी पहले ही दे चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। आज उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। जब आप थंबनेल पे देखेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड नज़र आ रहा होगा। ये एक स्टूडेंट है शिवम कुमार, उसके द्वारा पूछा गया है। तो आपको भी अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए और हम उसका एक अच्छा कलेक्शन बना करके वीडियो के थ्रू आपको उस न्यूमेरिकल्स को समझा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पीछे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में रिवीजन करेंगे। तो पहले आप ये माइंड में लाएंगे कि ये देखिए 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए है। दोनों प्लेट्स के बीच में गैप कितना होता था, डी। तो ये एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का प्लेट है। एक्चुअली में ये कंडक्टर का प्लेट इस तरह से होता है, ऐसे रखा रहता है। दोनों प्लेट का एरिया ए है और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। अगर हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप याद करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना। कैपेसिटेंस एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे, एरिया ऑफ प्लेट पे, दोनों प्लेट्स के बीच के गैप पे और दोनों प्लेट्स के बीच में कैसा मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। अब हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, उसको डालते हैं। तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, सपोज मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल है। ऐसे अभी एयर था, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन एयर के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक डालिएगा। यहाँ पे एयर था, एयर के केस में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 है ना। अभी एक डाइलेक्ट्रिक है, कुछ थिकनेस का है और ये कैपेसिटर है, इसको पॉजिटिव से जोड़े हैं, इसको नेगेटिव से। ये दोनों प्लेट्स के बीच का गैप डी है और इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट ए डी, डी मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में गैप, टी माइनस टी, टी डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस और प्लस टी बाई के। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं अगले में, जिसका हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होने वाला है। ये वाला कंसेप्ट है कि इसमें कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया गया है। ये कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया गया है। इफ डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड अगर पूरा भर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो आप जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टी के जगह डी ले लेंगे इस फॉर्मूला में। ये मेन फॉर्मूला है आपका, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं टी के जगह बस डी डाल देंगे। तो टी के जगह जैसे डी डालेंगे तो क्या असर पड़ेगा, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। तो उससे फाइनल जो रिजल्ट आता है वो के ये डी डी 0 हो जाएगा, डी बाई के ऊपर जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। दैट मीन्स कि डायरेक्ट के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि अगर 2 प्लेट्स है, बीच में एयर है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो 1 के चलते फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। और कोई डाइलेक्ट्रिक अगर आप इसमें डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और कंप्लीटली फील्ड कर देते हैं, तो सीधे आपको क्या करना है, के टाइम्स इंक्रीज कर देना है। कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी सीधे के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई कैपेसिटर है और उसके बीच में एयर है और उसका कैपेसिटेंस सी है, बीच में अगर एयर है उसका कैपेसिटेंस सी है, और अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप डाल दिए, कंप्लीटली फील्ड कर दिए, अदर डाइलेक्ट्रिक, एयर के अलावा अगर दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो सीधे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स जो है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सीधे आपको करना है, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लेना है, और अगर एयर के अलावा कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैपेसिटेंस में मल्टीप्लाई कर देना, जो एयर में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो डायरेक्ट नया जो कैपेसिटेंस है वो आपका फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे, हमेशा मेमोरी में रखेंगे इसको। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स, पहला नंबर न्यूमेरिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए ये दो प्लेट है और ये प्लेट पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये प्लेट नेगेटिव। इस प्लेट का एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच में गैप हमारा डी है, ठीक है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब कहता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक नहीं, एक डाइलेक्ट्रिक डालते तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता। बोलता है दो डाइलेक्ट्रिक हाफ हाफ करके इस तरह से, एक ये डाइलेक्ट्रिक है और एक ये डाइलेक्ट्रिक है, दोनों को डाल दिया गया है। सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो इसको हम दो कैपेसिटर ट्रीट करेंगे। ये आधा एक अलग कैपेसिटर है, ये आधा एक अलग कैपेसिटर, और ये जो बांटा गया है तो ये डिस्टेंस है हमारा d/2 और ये भी डिस्टेंस हमारा d/2, तो यानी हाफ हाफ दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को हाफ हाफ डाल दिया गया इस तरह से, जिसमें कि d डिवाइड हो रहा है। आप गौर करेंगे यहाँ पे d डिवाइड हो रहा है ना, d को डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक जो बटा हुआ है वो d के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। एरिया सबके लिए सेम है, इस डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया a है, नीचे वाले भी डाइलेक्ट्रिक का एरिया a है, और प्लेट का भी एरिया, कैपेसिटर्स के प्लेट्स का भी एरिया a है। तो इसको हम दो डाइलेक्ट्रिक कंसीडर कर लेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है और नीचे ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एरिया a है, डिस्टेंस d/2 है, ये K1 है और ये वाला हमारा K2 है, और ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस हमारा d/2 है, एरिया a है। तो आप इसमें गौर करेंगे कि ये दो डाइलेक्ट्रिक फॉर्म हो गया है, ये दो कैपेसिटर फॉर्म हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब आप इसे सेल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको सेल से सपोज कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, एक सेल से कनेक्ट कर दिए, तो अगर यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस पर भी वही चार्ज आएगा, सेम चार्ज, इससे भी Q जाएगा और इससे भी Q जाएगा, सेम चार्ज दोनों से फ्लो होगा, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों कैपेसिटर लाई कर रहा है। तो एक ही रो में दोनों कैपेसिटर है, तो जिसके चलते जो चार्ज यहां से इसमें क्रॉस करेगा वही इसमें भी पास करेगा, यानी कि दोनों से चार्ज सेम होगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब कैपेसिटर से चार्ज सेम क्रॉस करे, एक ही लाइन में एक ही रो में सारा कैपेसिटर हो, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आप एक ट्रिक्स को भी ध्यान में रखेंगे कि कहीं अगर डी डिवाइड हो रहा हो, डी बट रहा हो, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, डी डिवाइड हो रहा है, और उस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक फील किया गया है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप सीधे याद रखेंगे। उस कंडीशन में ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के जगह d/2 डाल देंगे, एरिया तो वही रहेगा, एरिया A ही रहेगा, बस ये जो डिस्टेंस है वो d/2 हो गया है। तो उस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। उसी तरह हम लोग C2 में चलते हैं, तो फिर K2 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट लेंगे, एरिया A है और डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे फिर d/2, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। इस तरह से हमारा C1 भी आ गया और C2 भी आ गया। अब C1 और C2 क्या चीज में है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के चलते फॉर्मूला अब हम लोग याद करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन का याद करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एक सिंगल फाइंड करना है जो दोनों के बदले अकेले काम करे, तो वो CS है। तो उसके लिए 1/CS इक्वल टू होता था फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2। आप इसमें पुट करेंगे C1 C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू आया था 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D
2k1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और C2 का वैल्यू आया था 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो d/2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1/k1 प्लस 1/k2 आ जाएगा, 1/cs इक्वल टू, तो 1/cs d/2 एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम लेंगे k1 k2, k1 प्लस k2, तो cs का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। इस तरह से हमारा ये जो है न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू इस तरह से ये आ गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2k1, ये जो बाहर वाला 2 है इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। आपसे क्वेश्चन देखिए होता क्या है कि नीट के एग्जाम में न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। तो आप गौर करेंगे ये cs का वैल्यू इतना आया है, ऐसे क्या होता है k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप सेपरेट कर दीजिए, उसके अलावा देखिए क्या टर्म बच रहा है, तो 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2 बच रहा है। तो ये इक्विवेलेंट k का काम करेगा, मतलब k1 और k2 के बदले एक इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। तो आप इससे एक तो ये ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर इस तरह से फिल किया जाए जिसमें कि d डिवाइड हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और उस हिसाब से cs का ये वैल्यू होता है। और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है ks इक्वल टू 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 के इक्वल होगा। इस तरह से हमारा ks का वैल्यू आ जाएगा। इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी सीरीज में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग पैरेलल वाले की तरफ बढ़ते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ मतलब अगला न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन जस्ट उसी के बाद है, स्क्रीन पे आप देखेंगे थंबनेल में आप ये देखेंगे कि 3 कैपेसिटर है ऐसे करके, एक ये रहा तो ये k1 हो जाएगा, ये वाला एक है ये हमारा k2 हो जाएगा, फिर ये वाला एक है वो k3 हो जाएगा, ये प्लस कनेक्ट है। तो ऐसा जब भी आपको नजर आए, और इसमें टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस d है यहाँ पे, और ये d/3 है, ये d/3 है, d/3 है, तो फिर एरिया तो हर जगह वही है, एरिया हर जगह वही है। तो फिर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, d डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी d डिवाइड हो आंख बंद करके माइंड में रखना है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप C1 निकाल लीजिए, ये अलग कैपेसिटर होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस होगा, और वो तीनों कैपेसिटर सीरीज में होगा। तो C1 का वैल्यू k1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए ही लेंगे, d के जगह d/3 ले लेंगे। उसी तरह C2 निकाल लेंगे, k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d/3 ले लेंगे। उसी तरह C3 निकाल लेंगे तो k3 एप्सिलॉन नॉट a बाई d/3 ले लेंगे। और फाइनली अंत में ये तीनों सीरीज में होगा, तो 1/cs इक्वल टू, जिस तरह से पिछली बार दो था, इस बार 1/c1 1/c2 और 1/c3 लेकर आगे सॉल्व करेंगे, फाइनली cs आ जाएगा। ओवरऑल यही बात याद रखना है, d डिवाइड हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब हम लोग इसी में दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों जो अभी हम लोग डिस्कस किए दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 प्लेट है, ये पॉजिटिव है, दूसरा वाला ये नेगेटिव है, और इसमें दो, इधर एक अलग है k1 और इधर एक अलग है, ये हमारा है k2, है ना। इस बार आप गौर करेंगे कि 20 से डिवाइड है, इधर अलग है, डाइलेक्ट्रिक्स डाला हुआ उधर अलग है। तो यानी कि इस बार जो हमारा है टोटल एरिया a है, तो इधर वाले का a/2 इधर, लेकिन डिस्टेंस d का जब तक बात होगा ये हमारा d है, ये d है। तो इसको आप 2 कैपेसिटर आप ऐसे थिंक कर सकते हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये हमारा एरिया कितना a/2 हो गया, ये भी एरिया a/2 है, ये d है और ये भी d है। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 2 कैपेसिटर ऐसे थिंक कर सकते हैं। ये हमारा k1 वाला हो गया और ये k2 है और डिस्टेंस वही d है, लेकिन एरिया डिवाइड हो गया a/2। तो इस बार आप गौर करेंगे
इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये V1 वोल्ट पे है और ये वाला V2 वोल्ट पे, तो आप गौर करेंगे ये एक प्लेट है। एक प्लेट होने पे क्या होता है कि डायरेक्ट अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल V1 से कनेक्ट है, V1 पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इस प्लेट पे हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, V1 होगा। और नीचे वाला V2 है तो यहाँ हर पॉइंट पे कितना होगा, V2। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 माइनस V2। यहाँ अगर देखा जाए तो इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस भी वही होगा, V1 माइनस V2 होगा, क्योंकि ऊपर एक प्लेट है तो पूरा एक पोटेंशियल V1 पे लाई करेगा, और नीचे एक सिंगल प्लेट है तो वो V2 पे लाई करेगा, उसका हर पॉइंट V2 पे लाई करेगा। इसका मतलब है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा, V1 माइनस V2 के बराबर होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो आप पढ़े हुए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम उसको जस्ट पैरेलल के तरह यहाँ बगल में बना दिए हैं, इस कैपेसिटर को यहाँ पे और इस कैपेसिटर को यहाँ पे। और इसमें बेसिक बात ये आप ध्यान रखेंगे कि एरिया डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, जब भी एरिया डिवाइड हो तो वो कॉम्बिनेशन को ध्यान रखेंगे। वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो दोनों को सेपरेट किए हैं उसका कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो C1 फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1। आप याद करेंगे फॉर्मूला, जब कंप्लीटली फील्ड हो तो K एप्सिलॉन नॉट A/D, तो K कितना है यहाँ पे K1, एरिया कितना है A/2, एप्सिलॉन नॉट है ही और डिस्टेंस D हो जाएगा, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। ये हमारा C1 आ गया। उसी तरह से चलिए C2 फाइंड करते हैं, K2 एप्सिलॉन नॉट, फिर एरिया वही A/2 और K2 है डायरेक्ट D हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा C1 भी निकल गया, C2 भी निकल गया। कौन सा फॉर्मूला लगा के, K एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि ये सब कंपैरेटली फील्ड का केस है। अब C1 और C2 कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। और आप लोग ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं, CP इक्वल टू C1 प्लस C2, CP इक्वल टू C1 प्लस C2, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, फिर K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D है ना। CP का फॉर्मूला लगाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D ब्रैकेट में K1 प्लस K2/2। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से जब दो डाइलेक्ट्रिक एरिया के हिसाब से डिवाइड करके बांटा हुआ हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2/2। अब इसमें यह भी पूछ सकता था आपसे कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। जब इस तरह से डिवाइड हो तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आप गौर करेंगे ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, जब एक डाइलेक्ट्रिक रहता है तो K एप्सिलॉन नॉट A/D, यहाँ K के बदले में कौन आ गया है, जब आप दो डाइलेक्ट्रिक, जब एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक होता था तो K एप्सिलॉन नॉट A/D, और जब दो डाइलेक्ट्रिक इस तरह से एरिया के हिसाब से डिवाइड करके बांटा गया तो K के प्लेस पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है K1 प्लस K2/2। तो K1 प्लस K2/2 यहाँ पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए जब एरिया डिवाइड हो, तो आप बोलेंगे K1 प्लस K2/2, K1 प्लस K2/2 है ना। ये कब का केस है, जब एरिया डिवाइड हो। एरिया डिवाइड हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो IIT लेवल का क्वेश्चन है, ये सब नीट सब में पूछ सकता है या +2 लेवल में भी पूछ सकता है, बट अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो आपका लास्ट फिगर होगा जिसमें ABC होगा, D वाला, ABC तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग D वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसमें इस तरह का केस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस तरह से इधर एक अलग डाइलेक्ट्रिक है। सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस तरफ एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एरिया वही A है।
यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जैसे पिछला बार में डिवाइड हुआ था, तो उसमें आप गौर करेंगे कि जो d था d/2 था, तो सब d/2 ऐसे हुआ था, या d/2 दो पार्ट हुआ था। एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता था, या एरिया भी होता था तो कांस्टेंट होता था। बट इस वाले में आप गौर करेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ऊपर ऐसे भरा हुआ है, नीचे ऐसे भरा हुआ है, और जिसमें ये जो d है वो फिक्स नहीं है, अभी ज़्यादा है और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसमें देखिए अभी कम है और धीरे धीरे d बड़ा होते जा रहा है, यानी कि वेरिएबल है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहाँ कोई चीज़ वेरिएबल आए वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ता है। तो अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेट है ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ भी a है, ये लेंथ a है, एंड ब्रेथ देखा जाए तो वो भी a है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ भी a है, और अंदर जो गया हुआ है ये वो भी a है, लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है। तो अंदर जो गया हुआ है वो पार्ट आपको नजर नहीं आएगा, आपको बस सामने वाला ये नजर आएगा, ये a है। तो एक प्लेट ऊपर है और दूसरा प्लेट नीचे है। तो अब हमको इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये एक पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये वाला लेंथ हमारा x है, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो ऐसे गया हुआ है इसको y एक्सिस मान लेते हैं। और ये x डिस्टेंस पे ये जो छोटा सा थिकनेस है, ये जो छोटा सा आप थिकनेस देख रहे हैं ये वाला, वो dx है, ठीक है, ये dx है। तो अब दो डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये वाला हो गया। देखिए दो डाइलेक्ट्रिक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इस तरह से ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, हो गया इस तरह से। और ये नियरली मतलब इंक्लाइंड है ऐसे, लेकिन आप नियरली उसको हॉरिजेंटल मान के चल सकते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं तो इंक्लाइंड, लेकिन नियरली उसको आप हॉरिजेंटल मान के चल सकते हैं। तो समझिए कि आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक है, एक ऐसे एक ऐसे, इसका भी कुछ लेंथ मानना पड़ेगा हमको, इसको y मान लेते हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो d माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये K1 डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर वाला K2 है, तो ये हमारा K1 है और ये हमारा K2 है। और ये एरिया क्या होगा, अंदर जो जाएगा ये एरिया क्या होगा? तो एरिया कैसे आप निकालेंगे? देखिए ये थिकनेस dx है, ये वाला थिकनेस हमारा dx है, और अंदर जो गया हुआ है, अंदर वो a गया हुआ है, वो लेंथ इन साइड में जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा वो a होगा। तो आप गौर करेंगे ये आपका a, ये a है ना, और ये वाला पोर्शन dx है, तो ये एरिया क्या होगा, ये वाला ये एरिया क्या होगा? इस तरह से ये एरिया फॉर्म हो रहा है, तो ये एरिया क्या होगा? तो ये dx है और ये a है, तो a इंटू ये dx, तो वो जो एरिया अंदर गया हुआ है कैपेसिटर का जो एरिया होगा वो a इंटू dx के बराबर होगा। तो इस तरह से जो यहाँ एरिया होगा जो अंदर गया हुआ है वो एरिया a इंटू dx के बराबर होगा। और ये तो आप जान ही रहे हैं d माइनस वाई है, और इसको हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो चलिए, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 वाला है। चलिए ये K2 वाला है और ये हमारा K1 वाला है। तो इस तरह से आपको दो कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, दो प्लेट्स के बीच में कुछ इतना दूर और कुछ फिर इतना दूर। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया और ये ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मतलब दो कैपेसिटर हो गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को तो आप जान रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। जो चार्ज इससे जाएगा वही चार्ज इससे भी जाएगा, तो दोनों से तो सेम चार्ज जाएगा, तो सेम चार्ज जाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम लोग पहले इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर इस वाले का। तो पहले इसका निकालते हैं। सपोज इसका कैपेसिटेंस हमारा dc1, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना a इंटू dx, अब बाई d कितना, तो d एक पहले हम नीचे वाला ही ले लेते हैं, तो K1 एप्सिलॉन नॉट इतना बाई y। और उसी तरह अब चलिए dc2 के जगह, तो K2 एप्सिलॉन नॉट
एरिया ए डी एक्स, अब बाई नीचे हो जाएगा डी माइनस वाई, नीचे हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस डी माइनस वाई, ये हमारा वाई हो गया ये वाला, और ये हो गया डी माइनस वाई। क्लियर हो गया। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले नीचे वाले का कैपेसिटेंस DC1 तो K1 है डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट एरिया आपको बताए ए डी एक्स होगा, ठीक है। तो ए लेंथ है और डी एक्स ब्रेथ है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बाई ये कितना गैप में है, ये गैप y है तो y ले लेंगे। अगली बार K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, फिर वही ए डी एक्स ले लेंगे, और ये दोनों प्लेट्स के बीच का गैप d माइनस वाई है। और ये दो DC1 एंड DC2 आर इन सीरीज में होगा। क्यों सीरीज में होगा? जो चार्ज इससे क्रॉस करेगा वही चार्ज इससे भी क्रॉस करेगा। आप पीछे वाले से मिला लेंगे सबसे पहला न्यूमेरिकल से, तो सेम उसी टाइप का है, तो दोनों सीरीज में होगा। और सीरीज के लिए अब आप जानते हैं क्या होता है। सीरीज के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला 1/DC इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। 1/DC इक्वल टू 1/DC1 प्लस इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, 1/DC मान लिए उसको, क्योंकि इस छोटा है ना तो छोटा कैपेसिटेंस होगा। तो DC1 1/DC1, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1DC1 इतना है, 1/DC1 करना है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, टाइम हमारा बचेगा। K1 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स हो गया, प्लस इसको फिर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो d माइनस वाई बाई K2 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स। तो इस तरह से आपका ये दोनों वैल्यू पुट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए उधर जगह नहीं है तो फिर वापस हम इधर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1/DC है उसमें कॉमन ले लेंगे, तो y बाय कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स आ रहा है कॉमन में, और यहाँ बचेगा y बाय K1 प्लस डी माइनस वाई बाय K2। तो इस तरह से हमारा ये DC आ गया। अब जरा LCM ले लेते हैं, तो 1/DC इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी एक्स, और इसको मिटाना ही पड़ेगा। LCM लेंगे तो K1 इंटू K2, यहाँ पे हो जाएगा K2 इंटू वाई, K2 इंटू वाई, प्लस यहाँ हो जाएगा K1 इंटू डी माइनस वाई, है ना। इस तरह से देखिए LCM ले लिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 1/DC इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको उल्टा ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स चला गया ऊपर, K1 K2 भी चला गया ऊपर, और नीचे आएगा K1 इंटू डी को अलग कर लेते हैं, प्लस K2y और माइनस K1y। तो इसको आप लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इंटू वाई, K2 माइनस K1 इंटू वाई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेशन कर दें, अगर इस टर्म को इंटीग्रेशन कर दें तो वो जो पूरा अरेंजमेंट था उसका आसानी से पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब मेन मुद्दा है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो आप गौर करेंगे, यहाँ पे dx है, यहाँ पे ये dx है, और यहाँ पे वेरिएबल y है। तो कभी भी दो वेरिएबल हो तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक वेरिएबल में चेंज कर देना, या तो y को x में कन्वर्ट कर दीजिए या तो x को y में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखते हैं कन्वर्ट कैसे होगा। तो फिर से हमको ये डायग्राम बनाना होगा। आप देखे थे ये वाला इस तरह से था, ऐसे था, ये वाला हमारा y था, ये वाला लेंथ a था और ये वाला लेंथ d था, है ना। तो आप इसमें गौर करेंगे कि और ये वाला लेंथ भी x था, ये वाला लेंथ x था। आप गौर करेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों कैसा ट्रायंगल है? दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। आप इसको गौर करेंगे, ये D है, ये A है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल देखिए, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है और ये कॉमन एंगल है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं? साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि y by d इक्वल टू
x बाई ए, y बाई डी इक्वल टू, देयरफॉर y का जो वैल्यू होगा वो d बाई ए इंटू एक्स होगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई ए, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। उस बेसिस पे आप कह सकते हैं जो dx का वैल्यू होगा वो a बाई डी इंटू डी वाई के बराबर होगा। चलिए इस तरह से हमारा dx आ गया, dx का वैल्यू a बाई डी इंटू, या आप dy y को भी x में कन्वर्ट कर सकते थे, x को भी y में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा आसान होगा इस dx को y में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे y है, पूरा फंक्शन y में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या किए, आप देखिए कि एक छोटा ट्रायंगल लिए, बड़ा ट्रायंगल लिए, सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के बाद आप जानते हैं क्या होगा, तो y अपॉन डी साइड का रेशियो बराबर होता है, तो y अपॉन डी इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा। फिर x को उस तरफ, d को उधर भेज दिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई ए, एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो dx का वैल्यू a बाई डी इंटू डी वाई आ जाएगा। चलिए dx का वैल्यू आ चुका है, बस पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बस यहाँ dx का वैल्यू पुट करना है, यहाँ से इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। पुटिंग dx, ये फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2। अब आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, dx का वैल्यू वहाँ से डालिए, a बाई डी इंटू डी वाई हो जाएगा, है ना, a बाई डी इंटू डी वाई हो जाएगा। इसको भी हम मिटा ही रहे हैं, और इसको यहाँ पे पुट कीजिए, ये रख दिए वैल्यू, और ये k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू डी प्लस k2 माइनस k1 इंटू वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ के बाद आप इंटीग्रेट करेंगे, इधर डी का इंटीग्रेशन, इधर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई डी हो जाएगा, k1 k2 भी आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा dy बाई k1 इंटू डी प्लस k2 माइनस k1 इंटू वाई। इसको बस इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट लेना पड़ता है, तो लिमिट क्या लेंगे, तो चूंकि वेरिएबल आपका y है, तो आप गौर करेंगे y ये ओरिजिन था, इसको हम लोग y माने थे, इसको y माने थे, तो y मिनिमम कितना जाएगा, तो y मिनिमम 0 जाएगा। अगर आप इसको ओरिजिन माने, इसको x एक्सिस, अब मैक्सिमम y कितना तक जाएगा, d तक जाएगा। आप गौर करेंगे ये y एक वेरिएबल डिस्टेंस है, जो मिनिमम कितना तक जाएगा, 0, ठीक है, और मैक्सिमम कितना तक जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना गैप है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो हमारा d है, ये d तक जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू d तक हम लेंगे, तो यहाँ पे आप लिमिट लेंगे 0 से d तक। अब इंटीग्रेशन देखिए, dc का इंटीग्रेशन हमारा c आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर है, k1 इंटू k2 है, और बाई d है। अब आप पूछेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि कभी भी इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे 1 बाई ए एक्स प्लस बी हो, और इसका इंटीग्रेशन, जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं 12th में तो उनको तो ये पता होगा, लेकिन जो अभी नहीं पढ़े हैं वो ध्यान रखिएगा, 1 बाई ए एक्स प्लस बी फंक्शन हो या 1 बाई एक्स हो तो उसका लॉग एक्स होता है, 1 बाई ए एक्स प्लस बी हो तो उसका हो जाता है लॉग ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ए एक्स प्लस बी, और लेकिन जो कोफिशिएंट है एक्स का a, उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, तो log ax प्लस बी बाय जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए इंटीग्रेशन में। तो वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही फॉर्मेट है, आप गौर कीजिएगा, ये कांस्टेंट है, इतना इंटू वाई प्लस बी, इतना इंटू वाई प्लस बी, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है। कभी भी लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, ऊपर सिर्फ dy हो, तो उस केस में आप इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं log इतना, तो log इतना मतलब ये हो जाएगा log k1d प्लस k2 माइनस k1 इंटू वाई हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेशन का लिमिट डालिए फ्रॉम 0 टू, इंटीग्रेशन का लिमिट डालिए फ्रॉम 0 टू d, इंटीग्रेशन का लिमिट डालना पड़ेगा। अब हम लोग रिजल्ट के काफ़ी करीब है, थोड़ा लेंदी है ये वाला क्वेश्चन, ज़रा लेंदी है, तो थोड़ा आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा, ठीक है। तो बस अब इंटीग्रेशन करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब एक बार आप लिमिट रखिए, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर k1 k2 बाई डी,
और यहाँ लिमिट रखिए एक बार यहाँ पे log k1d प्लस k2 माइनस k1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एक बार आप जीरो रख दीजिए लिमिट y के जगह, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो log k1d बचेगा, log k1d बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा k1 इंटू k2 बाई डी। यहाँ देखिए k1d कैंसिल हो जाएगा, log k2d माइनस log k1d बच रहा है। गौर करना है, log k2d माइनस log k1d, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो k1d कैंसिल हो जाएगा। अब अंतिम लाइन हमारा c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k1 इंटू k2 बाई डी। log x माइनस log y बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, log x बाई y होता है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं log k2d बाई k1d, तो उसमें dd हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इस तरह से आ गया, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k1 k2 बाई डी log k2 अपॉन k1। तो इस तरह से हमारा ये कैपेसिटेंस का वैल्यू रिजल्ट आ गया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए अच्छे से, तो सारा न्यूमेरिकल्स एक दूसरे से लिंक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट